Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss what is not a distributed database system. Again, जो कि हम पहली चीज बात कर चुके हैं, अ टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम. तो बेसिकली अ टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? In computing, time sharing is a sharing of computing resources among many users at the same time by means of multi-programming and multitasking. तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो कि अपने रिसोर्सेज दूसरे सिस्टम के साथ शेयर कर रहा है, दैट इज नोन एज अ टाइम शेयरिंग कंप्यूटर. तो अपने रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर करना जो है, दैट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, दैट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और उसे टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है. लूजली कपल्ड बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्राइमरी मेमोरी, जिसको रैम कहा जाता है, वो सेपरेट हो, पर हार्ड ड्राइव विच इज शेयर्ड सेकेंडरी मेमोरी वो शेयर्ड हो. और टाइटली कपल्ड ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो है वो प्राइमरी मेमोरी भी और सेकेंडरी मेमोरी भी बेसिकली क्या हो, शेयर्ड हो. तो बेसिकली अल्टीमेटली आपके पास ऐसे सिस्टम है जिसमें आप रैम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और हार्ड ड्राइव शेयर कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम नहीं है. दे आर जस्ट बेसिकली अगेन टाइम शेयरिंग कंप्यूटर्स. A database ऐसी database which reside at one node. दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक ऐसी डेटाबेस जो एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो कॉन्सेप्ट ही डिस्ट्रीब्यूशन से है, मल्टीपल से है, कि डेटाबेस मल्टीपल लोकेशन पे होगी. तो अगर डेटाबेस सिंगल लोकेशन पे है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं कहा जाएगा, उसको बेसिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस कहा जाएगा. बेसिकली अब हम मूव करते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस इन्वायरमेंट पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि सेंट्रलाइज डेटाबेस इन्वायरमेंट क्या होती है? डेटाबेस इज प्लेस्ड एट वन सर्वर. कि सेंट्रलाइज डेटाबेस इन्वायरमेंट में डेटाबेस जो है वो सिर्फ एक ही सर्वर पे पड़ी होती है, एंड रिमेनिंग विल बी द क्लाइंट, एंड डेटा विल बी एक्सेस फ्रॉम सिंगल प्लेस फॉर ऑल क्लाइंट. कि एक सर्वर होगा जिसके ऊपर बेसिकली क्या पड़ी होगी, डेटाबेस, और उसके अलावा बाकी जितने भी सिस्टम होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे. और सारे के सारे क्लाइंट जो है वो उसी सिंगल प्लेस से डेटा को क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे. दैट इज सेंट्रलाइज डेटाबेस. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं अपने बीआईटी की. बीआईटी में आपको पता है हमारे पास डिफरेंट लैब्स हैं. सॉरी, वी हैव लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, लैब 5, लैब 6 एंड सो ऑन. यहाँ पे देखिए हमारे पास डेटाबेस जो है वो सिर्फ एक ही सिस्टम पे पड़ी है. और अगर आपको आइडिया हो तो डेटाबेस जो बीआईटी की डेटाबेस है, उस डेटाबेस सर्वर का नाम है मारिया सर्वर. और अमूमन जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़ करते हैं उस डेटाबेस का नाम क्या है, पब्स. तो बेसिकली पब्स की डेटाबेस जो है वो मारिया सर्वर पे पड़ी है, और वो सर्वर जो है वो एक्चुअली में कहाँ पे पड़ा हुआ है, लैब 1 में. और लैब 1 में जहाँ पे आपको पता है कि हमारे लैब इंस्ट्रक्टर्स और लैब एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठते हैं, वहाँ पे सर्वर है, और वहाँ सर्वर पे जो है वो मारिया डेटाबेस भी, सर्वर पे एक पब की डेटाबेस जो है वो बनी हुई है. अब क्योंकि बीआईटी का नेटवर्क है, उसमें लैब 1 के सिस्टम भी उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैब 2 के सिस्टम भी, लैब 3 के सिस्टम भी, लैब 4 के, लैब 5 के सारे सिस्टम जो है वो उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है. अब यहाँ पे हमने सिर्फ हर लैब का एक एक सिस्टम की एग्जांपल ली है, कि हर लैब का सिस्टम 1, लैब 2 का सिस्टम 1 है, लैब 3 का सिस्टम 1, लैब 4 का सिस्टम 1 और लैब 5 का सिस्टम 1. अब अगर लैब 1 पे कोई बंदा जो कि एक स्टूडेंट है कोई क्वेरी करेगा, तो बेसिकली वो क्वेरी नेटवर्क से होती हुई किसके पास जाएगी, मारिया सर्वर के पास, और मारिया सर्वर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा. इसी तरह अगर एक स्टूडेंट जो है वो लैब 2 में बैठा हुआ है और वो मारिया सर्वर को एक्सेस करेगा, तो वो भी इस नेटवर्क से होता हुआ उस लैब 1 के सिस्टम के पास जाएगा, और वहाँ से डेटा फैच करके उसको लैब 2 में नजर आएगा. सिमिलरली फॉर लैब 3, वो भी जो है वो लैब 1 में सर्वर के पास जाएगा रिक्वेस्ट, लैब 4 से भी आप लैब 1 में रिक्वेस्ट भेजेंगे, और लैब 5 से भी लैब 1 में रिक्वेस्ट भेजेंगे. तो पॉइंट इज कि डेटाबेस जो है वो एक ही जगह पे पड़ी हुई है, और वो बेसिकली लैब 1 में मारिया सर्वर पे एग्जिस्ट कर रही है. और क्लाइंट्स जो हैं वो लैब 1 में भी बैठे हैं, लैब 2 में भी बैठे हैं, लैब 3 में भी, लैब 4 में भी, और लैब 5 में भी. और क्लाइंट वहाँ से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लैब 1 का सर्वर, एक ही सर्वर जो है वो सारे क्लाइंट्स को उनकी बात, क्लाइंट की जो है वो रिक्वेस्ट अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट सुन रहा है, और उनको टाइमली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है. तो बेसिकली दिस इज नोन एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस एक ही लोकेशन पे है और बाकी सारे जो हैं वो उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं.
सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के बेसिकली कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सबसे पहले डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं डेटा का एक्यूरेट होना, डेटा का करेक्ट होना, डेटा का ठीक होना। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्योंकि डेटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे डेटा की इंटेग्रिटी को मेक श्योर करना इज़ क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्योंकि एक ही जगह पे है, वहीं पे हमने चेंजेस करनी है, वहीं पे सारा डेटा हमारे सामने है, तो उसको हैंडल करना ज़रा एक आसान है। मिनिमल रिडंडेंसी। मिनिमल रिडंडेंसी का मतलब है कि रिपीटिशन ऑफ डेटा जो है वो बहुत मिनिमल होती है, ख़त्म नहीं होती, पर एक हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, डेटा रिपीट नहीं होता। सिक्योरिटी मेजर्स लेना आसान है अगेन क्योंकि डेटा एक ही जगह पे है, तो वहीं पे आपने सारी की सारी सिक्योरिटी करनी है। आपको मल्टीपल जगह पे जब सिक्योरिटी करनी पड़ती है तो इट इज़ क्वाइट अ टफ जॉब। इजीली पोर्टेबल है, अगेन एक ही जगह पर डेटा है, सिंपल, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आपके लिए आसान है। चीपर है क्योंकि डेटाबेस आपको एक ही जगह पे पड़ी है, तो उसको इजीली इंस्टॉल करना भी इजी है, उसके ऊपर सिस्टम डेवलप करना भी आसान है, और वो अवेलेबल भी इजी है। एंड इजी सिस्टम ऑपरेशन, अगेन क्योंकि सारे सारे ऑपरेशन एक ही जगह पे हो रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन करना वहाँ पे काफ़ी आसान है। डिसएडवांटेज, स्लो सर्च एंड एक्सेस। स्लो सर्च क्यों है? अब क्योंकि जितने भी यूज़र हैं वो सारे के सारे इधर ही बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। बम्बार्डमेंट से मुराद गोले नहीं फेंक रहे, मतलब कि वो इसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब लैब 1 वाले भी सारी रिक्वेस्ट उधर जा रही हैं, लैब 2 वाली भी उधर जा रही हैं, लैब 3 वाली भी उधर जा रही हैं। तो बेसिकली सिस्टम जो है वो बर्डन हो जाता है, और क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पास कोर्स वर्क है, आपके पास 6 कोर्सेज हैं, और 6 कोर्सेज के लिए आपने एक मोटा सारा रजिस्टर रखा हुआ है, और उसी में आपने सारे कोर्सेज का डेटा रखा हुआ है। अब क्योंकि एक रजिस्टर है, वहाँ से सर्च करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हर कोर्स का रजिस्टर अलग-अलग होता तो सर्च प्रोसेस हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता और इजी हो जाता। बट इन दिस केस सर्च प्रोसेस इज क्वाइट टफ। टू मच ट्रैफिक, जाहिर बात है क्योंकि सारे एक ही सर्वर को रिक्वेस्ट करें तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सर्वर पे जो है वो लोड बढ़ता जाएगा। कंकरेंट एक्सेस प्रॉब्लम। एग्जैक्ट कंकरेंट का मतलब है एट द सेम टाइम एक्सेस करना। तो जब लैब 1 से एक बंदा यहाँ पे किसी टेबल को एक्सेस करेगा, और दूसरा भी जब उसी टेबल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे हमारे लिए थोड़े से इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में लॉकिंग पढ़ चुके हैं। जब एक लॉक कर लेगा तो बाकी जो उनको अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए लॉकिंग प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। पर एट द सेम टाइम जब इतने यूज़र रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। रिकवरी प्रॉब्लम, लेट्स से कि अगर ये डेटाबेस जो है वो डिलीट हो जाती है, तो हमारे पास उसका कोई दूसरा बैकअप नहीं होगा, तो इसलिए उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि लेट्स से कि अमूमन इस तरह के इश्यूज जो है वो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं कि किसी वजह से सर्वर जो है वो ऑफ हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता। उससे क्या होगा कि जितने भी लैब वाले होंगे, सारे जो हैं वो बेसिकली सर्च करते रहेंगे कि हमारा सर्वर गया किधर, और क्योंकि सर्वर ही डाउन हो चुका है, तो सारे के सारे यूज़र जो हैं वो उससे क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। अब वो सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो बेसिकली सारा का सारा जो है वो बर्डन आ जाएगा क्लाइंट्स के ऊपर, और क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं बड़ी सिंपल सी, एच ई सी की नहीं, हम ऐसा करते हैं कि रावलपिंडी बोर्ड की एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता है कि जिन दिनों जो है वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं F22 के या R22 के, तो जिस दिन रिजल्ट आना होता है, क्योंकि सर्वर जो है वो इस आई गेस के सर्वर जो है वो एक जगह पे होगा। अब जब इतने सारे यूज़र जो है वो उस सर्वर को एक्सेस करते हैं अपना रिजल्ट देखने के लिए, तो आपको पता है कि उस दिन जो है वो सर्वर बिल्कुल ही डाउन हो चुका होता है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। और क्यों? क्योंकि सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो उसका रिस्पॉन्स करने का टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, और सम टाइम सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हमें जो है वो डेटा अवेलेबल नहीं होता। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट में डेटाबेस इज प्लेस्ड एट मोर देन वन साइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटाबेस जो है वो एक से
ज़्यादा लोकेशंस पे पड़ी होती है, और इट इज़ एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस फॉर ऑल क्लाइंट्स, कि मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और किसी भी जगह से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है, और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इस्लामाबाद स्टेशन है, लाहौर स्टेशन, कराची स्टेशन, बीजी खान, कोयटा स्टेशन और गिलगित। अब आप देखें कि डेटाबेस जो है वो डेटाबेस 1 लाहौर पड़ी है, डेटाबेस 2 इस्लामाबाद पड़ी है, डेटाबेस 3 कोयटा पड़ी है, और डेटाबेस 4 जो है वो कराची पड़ी है, एंड दे आर ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब डेटाबेस जो है वो एक जगह पे नहीं है, डेटाबेस मल्टीपल लोकेशन पे है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि डेटाबेस सेम टू सेम भी हो सकती है और डेटाबेस पार्शियली सेम भी हो सकती है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी ऑफ द फैक्टर्स। अभी हम उन पर डिस्कस नहीं करेंगे, पर अल्टीमेटली दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। अब जब गिलगित वाले हजरत कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हुए डेटाबेस एक्सेस करेंगे, then he can get information from Islamabad, from Lahore, from Karachi and from Quetta as well. तो बेसिकली डेटाबेस जब मल्टीपल लोकेशन पे होगी एंड इट इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, तो इट मीन दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट। सिंपली डेटाबेस इज प्लेस्ड एट मल्टीपल लोकेशन। Similarly, there are some advantages and disadvantages of distributed database as well. First of all, we will discuss advantages. Number one, easy system expansion. कैसे easy system expansion है? You just have to put a new server और आपने उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है और आपका सिस्टम जो है वो एक्सपैंड हो गया। ठीक है, आपको उसके लिए नई सिस्टम की हार्ड ड्राइव चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सिस्टम लगाएं और आपके जो है वो सिस्टम एक्सपैंड हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजीली। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का बेसिक मतलब होता है कि यूज़र जो है उससे इंफॉर्मेशन को हाइड रखना, कि बैक एंड की जो इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, उसे यूज़र को हाइड रखना ताकि यूज़र मुश्किलों में ना पड़े। ट्रांसपेरेंसी कैसे है? अब सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास इस्लामाबाद के एम्प्लॉयज़ हैं, लाहौर के एम्प्लॉयज़ हैं, कराची के और कोयटा के। तो जो लोग इस्लामाबाद सेंटर को एक्सेस कर रहे हैं, उनको सिर्फ इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन नज़र आए, उनको लाहौर, कराची और कोयटा वाले जो है वो इंफॉर्मेशन नज़र ना आए। बेसिकली उसको नहीं पता कि लाहौर, कराची और कोयटा में भी कोई सर्वर है या नहीं है, उसको सिर्फ पता है कि इस्लामाबाद की, क्योंकि वो एक्सेस तो इस्लामाबाद को कर रहा है। तो बेसिकली बैक एंड की इंफॉर्मेशन जो है वो दैट इज हिडन फ्रॉम द यूज़र। यूज़र को नहीं पता कि मल्टीपल लोकेशन पे सर्वर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक यूट्यूब, आप क्वेरी करते हैं यूट्यूब पे, आपको नहीं पता कि किस सर्वर से डेटा आ रहा है, या आपको ये भी नहीं पता कि मल्टीपल सर्वर्स हैं या नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ ट्रांसपेरेंट कि आपसे जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन हिडन रखी गई है। रिकवरेबल इन डिज़ास्टर, कैसे रिकवरेबल है? फॉर एग्जांपल के खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया, ये वाला सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया, या बिजली की शॉर्टफॉल हुई, या एक्स्ट्रा बिजली आ गई एकदम और सिस्टम ख़राब हो गया। अब पॉसिबिलिटी है कि लाहौर लोकेशन पे भी इस्लामाबाद वाला डेटा एग्जिस्ट करता होगा, तो अगर एक सर्वर डाउन होता भी है तो दूसरे सर्वर से इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। हैंडल मोर ट्रैफिक, एक ज़ाहिर बात है कि अगर क्लाइंट बढ़ते जाते हैं तो आप सर्वर बढ़ाते जाएं। पहले एक ही सर्वर था, 100 यूज़र उसी को एक्सेस कर रहे थे, अब 5 यूज़र हैं, तो इसका मतलब है पर सर्वर जो है वो 20 यूज़र जो है वो अकोमोडेट होंगे। मोर अवेलेबिलिटी, अगेन वही बात है कि हम हर टाइम अवेलेबल रहता है कि अगर एक सर्वर जो है वो डाउन, लेट्स से 2 सर्वर भी डाउन हो गए, तो फिर भी जो क्लाइंट है वो मल्टीपल सर्वर और भी हो सकते हैं, वो उनको एक्सेस करके अपना काम जो है वो चला सकता है, इसलिए अवेलेबिलिटी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। कमिंग टूवर्ड्स द डिसएडवांटेज, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, इसको डिज़ाइन करना एक बहुत टफ काम है, मुश्किल डिज़ाइनिंग होती है कि किस जगह पे कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है, कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है, कहाँ हिडन रखनी है, कहाँ शो करनी है। एक्सपेंसिव है क्योंकि उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, डिफरेंट आपको सिस्टम्स परचेज करने पड़ते हैं, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी नेटवर्क जो है वो इक्विपमेंट चाहिए होता है। डिफ़िकल्ट इन सिक्योरिटी, क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि डेटा मल्टीपल लोकेशन पे है, तो आपको हर जगह पे उतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है जिससे आपका एक्सपेंस भी बढ़ता है, और आप हर जगह पे उतनी सिक्योरिटी जो है वो सम टाइम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, अगेन कि अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं लेट से इस्लामाबाद सर्वर पे,
तो लेट्स से यहाँ पे एक बंदा है जिसका आईडी 101 है और उसका नाम जो है वो ABC है, ठीक है। और इसी तरह लाहौर में भी उसी का डेटा पड़ा हुआ है क्योंकि सेम डेटाबेस है, तो वहाँ पे भी 101 ABC जो है वो पड़ा हुआ है। अब एक बंदा जो है वो इसको चेंज करके ABC की बजाय क्या कर देता है, DEF। अब यहाँ पे जो है वो सिस्टम की जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ पे 101 है वहाँ पे ABC की बजाय क्या कर देगा, DEF। तो अल्टीमेटली उसको इस जगह पे जाके भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना इज क्वाइट tough job in distributed database system. This is a simple example. There are complex things as well. एक्सपीरियंस पर्सनल के इतनी डेटाबेस को सॉरी हैंडल करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं जो कि मार्केट में कम अवेलेबल हैं, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं जो कि मिलना एक मुश्किल टास्क है। तो बेसिकली दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ distributed database system. Now we will move toward the next part of the video.